किराएदार। कुछ कहानियों का आधार अकल्पनीय होता है। लोग सोचते हैं कि यह संभव नहीं, किंतु जिंदगी से मोहब्बत करने वालों को कल क्या होगा इसकी परवाह नहीं होती। आज जो है वही सच है। मेरी इस कहानी का आधार यही है। वह मेरे घर किराएदार बनकर आया था। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी जीविका का एकमात्र साधन यही घर था, जिसके निचले हिस्से को हम किराए पर देते थे तथा पापा के आधे पेंशन से किसी तरह गुजारा कर लेते थे। कहते हैं ना, बुरे दिन आते हैं तो आते ही जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। पापा के जाने के बाद माँ ने लगभग खाट ही पकड़ ली थी। डॉक्टर कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बस मानसिक बीमार हैं। मैं अकेली जितना हो पाता है करती रहती थी। घर का पूरा काम करके कॉलेज जाती थी। वहाँ भी माँ की फिक्र लगी रहती थी। पहले जो किराएदार थे वह शादीशुदा थे। उनकी पत्नी भली औरत थी। तब मैं उनके भरोसे माँ को छोड़कर कॉलेज चली जाती थी, मगर उन्हें घर छोटा लगता था, इसलिए छोड़कर चले गए। इसमें उनकी गलती नहीं थी। घर है ही इतना छोटा कि कोई भी पूरा परिवार अच्छी तरीके से नहीं रह सकता। हमारी मजबूरी थी। पापा ने मुश्किल से यही बनाया था। हम चाहते थे कि कोई परिवार वाला ही किराएदार रखें, मगर कई महीने घर खाली रहने के बाद भी कोई परिवार वाला किराएदार नहीं मिला। अंत में मुश्किल से यही अकेला किराएदार मिला, जिसे देना मजबूरी थी। इस किराएदार की उम्र मेरी माँ के लगभग थी। देखने में रौबदार मगर शरीफ आदमी था। पहले तो कुछ महीने तक हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उससे मुलाकात बहुत कम ही होती थी। वह सुबह जल्दी चला जाता और रात में देर में लौटता था। शायद वह किसी कंपनी में मुलाजिम था। किराया वह बिल्कुल समय पर देता था। संडे को उसकी छुट्टी रहती तो भी वह कमरे में बंद रहता। हम दोनों माँ बेटी को अजीब लगता। एक ही किराएदार, वह भी खामोश रहने वाला। साथ रहने वाले लोग अगर चुप्पी साध लें तो बुरा लगता है। वैसे हमने भी कोशिश नहीं की थी। लोगों की एक साधारण सोच होती है, गाय घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या। बस इसलिए हम किराएदारों से ज़्यादा फ्री नहीं होते, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मकान मालिकों को फ़ायदा उठाने में देरी नहीं लगती। मगर हम लोग ऐसे नहीं थे। एक बार पैसों की दिक्कत के कारण हमारा 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल बाकी रह गया। सुबह 10 बजे अचानक बिजली विभाग वाले मीटर काटने आ गए। मुझे कॉलेज की देरी हो रही थी। माँ बिजली वाले से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगले महीने बिल भर देंगी, मगर मीटर काटने वाला हुज्जत पर उतर आया। तभी किराएदार ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला और बिजली वाले को माँ के साथ बदतमीजी करते देख रुक गया। उसने बिजली वाले को पूछा कि मीटर काटने से पहले नोटिस दिया जाता है, तुमने दिया क्या? बिजली वाला उनसे भी उलझ गया। फिर जो उस किराएदार का रौद्र रूप पहली बार हम लोगों ने देखा, उसने बिजली वाले का गला पकड़ा और घसीटते हुए गेट के बाहर ले जाने लगा। हमें लगा कि कहीं बात ना बढ़ जाए। वह सरकारी आदमी था। मैं भी उसके पीछे भागी। किराएदार ने गेट के बाहर बिजली वाले को खड़ा किया और कहने लगा, तुम बिना नोटिस के किसी अकेली महिला के घर में घुसकर हंगामा कर रहे। मैं अभी पुलिस में तुम्हारे ऊपर डकैती का गुनाह दाखिल कराता हूँ। बिजली वाले ने अपनी गलती स्वीकार की और बिल आज ही भर देने का अनुरोध करता हुआ भाग खड़ा हुआ। किराएदार ने जिद करके हमसे बिजली का बिल मांगा और जाकर भर दिया। हम दोनों माँ बेटी को अच्छा लगा। अब हमने जाना कि खामोश रहने वाले लोग असामाजिक नहीं होते। अगले संडे को वह अपने कमरे के बाहरी हिस्से में झाड़ू लगा रहा था। माँ ने ऊपर से खिड़की से देखा तो उन्हें बुरा लगा। माँ ने मुझे कहा कि जाकर उसे झाड़ू लगाने से रोके। जब तक मैं नीचे जाती तब तक उसने अपना काम कर लिया था। फिर हमने उससे चाय के लिए पूछना शुरू किया। कई बार ना करते हुए एक बार हाँ कर दिया। फिर चाय का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कभी नाश्ता, कभी कुछ विशेष व्यंजन बनता तो उसे भी देने की शुरुआत हो गई। वह भला आदमी था। हम बिना मतलब के उससे दूरी बनाकर रख रहे थे। कुछ दिनों बाद माँ की बीमारी का असर कम होने लगा। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। अब वह बहुत सारा घर का काम करने लगी। उसे सामान्य देखकर मुझे इत्मीनान होता। माँ अक्सर कुछ न कुछ खाने का व्यंजन बनाने लगी। जब बनता तब मुझे उसको दे आने के लिए कहती, जबकि वह खुद भी नीचे जाने के काबिल हो गई थी। बाजार हाट भी करने लगी थी।
बस जब किराएदार को कुछ देना होता तब वो मुझसे कहती और खुद उससे बचने की कोशिश करती। यानी किराएदार से वह बराबर फासला बनाना नहीं भूलती। कभी कभी दोनों सामने होते तो दोनों की निगाहें ज़मीन पर गड़ी होती। वैसे यह तमीज़ की बात थी, मगर मुझे लगता है यह तमीज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। थोड़े समय बाद वह हमें अपने परिवार का हिस्सा लगने लगा। मैं उससे बेतकल्लुफ़ होने लगी थी, मगर उसके व्यवहार में शालीनता बनी रहती जो कभी कभी हमें बुरी लगती। हम उस पर विश्वास और अपनापन बनाए रखते, वह भी हमारा आभार मानता, मगर उसका दायरा हमेशा सीमित रहता। कुछ और समय बाद वह कभी कभी बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ लाता तो नीचे से ही आवाज़ लगाकर मुझे बुलाता और दे देता। हमें अच्छा लगता। हम चाहने लगे थे कि कभी कभार वह ऊपर भी आ सकता है, मगर वह सीढ़ियों की मर्यादा कभी नहीं लांघता। कभी हमसे बात करना भी होता तो वह नीचे से ही आवाज़ लगाता। उसकी पुकार सुनकर माँ मुझे ही उससे पूछने को कहती, जबकि वह खुद भी पूछ सकती थी। मैं ऊपर की खिड़की से बात करती तो माँ बगल में खड़ी उससे छुप कर सुनती, मगर खुद उसके सामने नहीं आती। मुझे माँ की यह बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मैं माँ से पूछती भी थी, तुम खुद ही उनसे बात कर सकती थी तो क्यों मुझे परेशान करती हो। इस पर वह खामोश हो जाती। यही हालत किराएदार की भी थी। उनके पास अनेक मौके होते जब वह सीधा माँ से अपनी ज़रूरत की बातें कर सकता था, मगर वह भी मुझे ही माध्यम बनाता। जब कभी वह दोनों सामने होते तो कभी भी नज़रें नहीं मिलाते। उनकी सारी काम की बातों में उनकी नज़रें ज़मीन की भेंट चढ़ जाती। यानी वो दोनों तब भी फ्री महसूस नहीं करते। उन दोनों के बीच कठोर मर्यादा की दीवार होती। वे दोनों हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते। माँ और मैं दोनों मेरी शादी के लिए परेशान रहते। माँ मेरी शादी कराना चाहती, मगर मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि मेरे चले जाने के बाद माँ का क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। इस भारी मुश्किल का समाधान नहीं था। माँ की बीमारी का मुख्य कारण मेरी शादी नहीं हो पाना भी था। माँ हर किसी से मेरे लिए लड़का ढूंढने की बात करती। अच्छा लड़का मिलता भी, मगर मेरे लिए वह किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब मैं लड़के से माँ को साथ रखने की बात करती तो वो भाग खड़ा होता। कुछ दिन पहले एक लड़के के परिवार वालों से माँ ने मेरी शादी की बात पक्की कर दी। मैं यह जानते ही गुस्सा और फिक्र में परेशान हो गई। हम दोनों अपनी अपनी जिद में कई दिनों तक एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। मैं बिना खाए कॉलेज चली जाती। जब लौटती तो पाती कि आज चूल्हा नहीं जला। माँ की जिद ने उन्हें फिर से बीमार करना शुरू कर दिया था। मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता, ना घर में और ना ही कॉलेज में। इधर माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। पड़ोस की चाची के साथ बाजार से खरीदारी करने लगी। उनके पुराने गहने थे, उसे पॉलिश कराने के लिए दे दिए। एक दिन बैंक में जाकर पापा का फिक्स डिपॉजिट तुड़वा लाई। अब मुझे समझ में आने लगा कि अब बचना मुश्किल है। मैंने निश्चय किया कि एक बार लड़के से मिलकर अपनी शर्त रखूंगी। अगर मान गया तो ठीक, वरना शादी तोड़ दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। माँ को मैं किस भरोसे छोड़कर शादी कर लूं। ज्यों-ज्यों माँ के द्वारा तय की गई शादी की तारीख करीब आती जा रही थी, त्यों-त्यों मेरी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी परेशानी के बीच एक दिन मैं कॉलेज से लौटकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची तो ड्राइंग रूम में किराएदार को माँ से बात करने की आवाज़ सुनकर मेरे पांव दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। दरवाज़ा खुला था, मगर पर्दा लगा होने के कारण कोई मुझे बाहर खड़ा देख नहीं सकता था। मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी, जिस आदमी ने कभी हमारी सीढ़ी पर पाँव नहीं रखा और जिस माँ ने कभी किराएदार से आंख तक नहीं मिलाई, वह दोनों बातें कर रहे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैं छुपकर उन दोनों की बात सुनने लगी। किराएदार कह रहा था, तुमने इतना कष्ट उठाया और मुझे बताया तक नहीं। माना कि शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी, मगर एक बार मुझसे कहकर तो देखा होता। माँ ने कहा, मैं बाबूजी से कैसे कहती। अगर मैं किसी के माध्यम से उन्हें बताती भी तो सिवाय मेरी और उनकी बदनामी के और कुछ भी हासिल ना होता।
तुमने जब कॉलेज आना बंद किया तो मुझे लगा कि शायद तुम बीमार हो या कहीं बाहर गई हो। एक दिन रूपम ने बताया कि उसी दिन तुम्हारी शादी है। मैं अवाक रह गया। जब तुम्हारी बारात आई तब मैं वहीं था। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी, किराएदार ने जवाब दिया। माँ ने सिसकते हुए कहा, तुमने भी तो देर कर दी थी। तुम्हें अपने परिवार वालों को मेरे घर भेजना चाहिए था। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ इसे मेरी गलती कह सकती हो, मगर मुझे कहाँ पता था कि तुम इतनी जल्दी पराई कर दी जाओगी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। सिर्फ माँ के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माँ की आवाज़ आई, उस दिन जब तुम किराए पर रूम लेने के लिए आए, मेरी बेटी से नीचे बात कर रहे थे, तब मैंने ऊपर खिड़की से देख लिया था। तुम्हारे चले जाने के बाद बेटी ने बताया कि तुम अकेले रहने वाले हो। पहले हमने तय किया था कि किसी अकेले किराएदार को कमरा नहीं देंगे, मगर मुझे तुम्हारी नेक नीयत पर आज भी यकीन था। जवान बेटी होते हुए भी मैंने तुम्हें रूम देने की हामी भर दी थी। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा तो हैरान रह गया। मुझे अफसोस भी हुआ कि तुम्हारे पति नहीं रहे। उस दिन तुमने बिजली वाले को सबक सिखाई, तब मुझे भरोसा हुआ कि आज भी तुम्हें मेरी मर्यादा का ख्याल है। मुझे अच्छा लगा और हम दोनों माँ बेटी को पहली बार लगा था कि उसके पिता के जाने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। कोई है जिसे ईश्वर ने हमारी परवाह करने के लिए भेजा है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है, कौन कौन है? उसने कमज़ोर शब्दों में कहा, तुमसे बिछड़ने के बाद मेरे जीने का हौसला टूट गया था, मगर मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करने लगा। घर को व्यवस्थित करते करते पहले माँ गई। माँ के जाने के कुछ महीने बाद ही पापा चले गए। उनके बाद कोई पूछने वाला था ही नहीं जो मुझसे शादी की बात करता। फिर इतना अरसा गुजर गया कि शादी का ख्याल ही नहीं आया। अब तन्हा हूँ। उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखें भरने लगी थीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद माँ ने कहा, बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, मगर वह मुझे अकेला छोड़कर शादी करना नहीं चाहती है। मेरी परेशानी का उसे जरा भी ख्याल नहीं है। बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता मिला है। मैंने किसी तरह तैयारियां तो कर ली हैं, मगर उसका कोई भरोसा नहीं कि कब ना बोल दे। पास पड़ोस वाले ताना देते हैं कि मैं उसकी कमाई के कारण ब्याह नहीं कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। किराएदार ने कहा, उसकी सोच भी सही है। तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाए। मैं तो उसे इस मामले में कुछ समझा भी नहीं सकता, मगर तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ एक किराएदार के रूप में पूरी ज़िंदगी यहीं बिताकर अपनी प्रायश्चित करूँगा। तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा यकीन करो, जो गलती मुझसे तब हुई थी उसका प्रायश्चित मैं ज़रूर करूँगा। उनकी बातें सुनते ही मेरी आंखों के पोर पर टिके आंसू बहने लगे। मुझसे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। आज सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा मन भारी बोझ से मुक्त महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुराद पूरी हो गई है। मैं खुद को हल्का और भावुक महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई नीचे आई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। जी भर कर रो लेने के बाद मैंने माँ को फ़ोन लगाया कि मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया कि किराएदार वहाँ से हटकर अपने कमरे में चला जाए, ताकि हम तीनों की मर्यादाएं छुपी रह सकें। मैंने देखा वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में तो चला गया, मगर मेरे अंदर भरोसा इत्मीनान भर गया था। मुझे लग रहा था मानो मेरे मन से भारी बोझ उतर गया हो। मैं ऊपर आई तो माँ सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें रोने के कारण सूजी हुई थीं। उसके चेहरे पर मेरे शादी से इनकार का खौफ साफ दिख रहा था। पिछले कई दिनों से मैं माँ से नाराज़ थी। उसे आज भी मेरी नाराज़गी की आशंका थी, मगर आज मैं खुशी से उसके गले से लग गई। माँ को अजीब सा लगा। उसने मुझे थोड़ा हटाकर मेरी आंखों में देखा। मेरी इत्मीनान से भरी आंखों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मैंने हंसते हुए उसके गालों को सहलाया और फिर अपने गले से लगाते हुए पूछा, सारी तैयारियां हो गई क्या? कुछ बाकी हो तो बता देना। मैं 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाऊंगी।
और तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। माँ मुझे अवाक सी देख रही थी। मेरी हंसी, मेरा इत्मीनान उसे भ्रमित कर रहा था। आज मेरी शादी है। मैं खुश हूँ कि मेरे जाने के बाद माँ के पास कोई अपना तो है जो उनका जी जान से ख्याल रखेगा। मैंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि उनके रिश्ते के बारे में मैं जानती हूँ। जमाना चाहे जो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे बस यकीन है कि हमारे घर के निचले हिस्से में रहने वाला किराएदार कभी भी मेरी माँ की मर्यादा की सीढ़ी नहीं लांघेगा और उनका ख्याल रखेगा। विदाई के वक्त माँ रो रही थी। पास पड़ोस के लोग भी विदाई में शामिल थे। माँ के गले से लगकर मैं खूब रोई। कार पर चढ़ते वक्त मैंने देखा मेरा किराएदार कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। मैं कुछ देर तक उनकी आंखों में देखती रही, मानो मेरी नज़र उसकी आंखों में मेरी माँ के भरोसे को ढूंढ रही हूँ। मैं अनायास ही उसके पाँव को छूने के लिए झुक गई। वह अवाक सा खड़ा रहा। मैं उसके चरणों से तब उठी जब उसका हाथ मेरे माथे पर महसूस किया। कार चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। किराएदार मेरी माँ के बिल्कुल करीब खड़ा था। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।